हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी का और बहुत ही रेलेवेंट है, हाईली रेलेवेंट है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए। इस लेक्चर में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टेप वाइज व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट digestions and mechanism of absorption occurring in intestine in a very simple and the systematic manner. So let us begin this topic. Uh, Topic is the digestion and absorption of carbohydrate. So जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे किस किस फूड में प्रेजेंट होते हैं? सुक्रोज में, लैक्टोज में, स्टार्चेज में। ये सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो जितने भी पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं। वो हम जब खाते हैं तो डाइजेशन के बाद वो सिंपलर मोनोसेक्राइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सुक्रोज, स्टार्चेज, लैक्टोज। सुक्रोज एंड लैक्टोज जो होता है डाइसेक्राइड्स होता है, स्टार्च जो है वो आपका पॉलीसेक्राइड होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, जब हमारे खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है तो माउथ में सलाइवा के प्रेजेंस में, सलाइवा जो पैरोटिड ग्लैंड से रिलीज होता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है टाइलिन अमाइलेज, जो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और स्पेशली 1:4 जो अल्फा लिंकेज जो है उसको ये ब्रेक डाउन करता है। तो जो आपके स्टाइलिन है, जो टाइलिन है उसके प्रेजेंस में माउथ में 5% जो होता है स्टार्च का डाइजेशन होता है, जो करीब 1 घंटे में जब तक हम खाना खाते हैं तब तक वो डाइजेशन होता है। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड है जिसमें टाइलिन मिक्स हुआ है, वो जब स्टमक में आता है तो स्टमक में क्योंकि कोई भी अदर एंजाइम नहीं होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, तो स्टमक के अंदर बॉडी और फंडस में ये जो मिक्स्ड अमाइलेज के साथ जो फूड आया होता है वो कुछ परसेंट वहाँ पे भी डाइजेस्ट होता है। और जब स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होने लग जाता है आफ्टर मिक्सिंग, तो उसके बाद इसकी जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है, तो टाइलिन अपना एक्शन करना बंद कर देती है। फिर जब फूड आपका स्टमक से पेनक्रियाज में स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, तो इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है? जब भी फूड आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है तो ये जो स्टिमुलेशन पेनक्रियाज को देता है, पेनक्रियाज अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट करता है। इसकी जो एक्टिविटी होती है वो जो सलाइवरी अमाइलेज है अल्फा अमाइलेज से बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है इसके प्रेजेंस में अराउंड 50 to 80% जो आपका स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, और वो भी बहुत कम टाइम में, 15 से 30 मिनट के बीच में। और ये सारा जो पार्ट डाइजेशन हो रहा है पेनक्रियाटिक अमाइलेज के प्रेजेंस में, वो अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम और अपर जेजुनम में होता है। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट जब किया तो जो स्टार्च है वो आपका माल्टोज और 3 और 9 ग्लूकोज पॉलीमर कंटेनिंग डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ वो माल्टोज और डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो माल्टोज है, इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम जो आपके इंटेस्टाइन के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस में माल्टोज ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। और जो डाइसेक्राइड है लैक्टोज, वो लैक्टेज के प्रेजेंट में जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जो सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है डाइट में, वो सुक्रेज के प्रेजेंट में इंटेस्टाइन के एंटीरियर साइड्स में वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है डाइसेक्राइड्स की, वो 1:6 अल्फा लिंकेज पे ब्रेक डाउन होता है। तो जो हमने स्टार्च लिया, जो पॉलीसेक्राइड लिया, जो डाइसेक्राइड्स लिए, लैक्टोज और सुक्रोज, वो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स माउथ में में अमाइलेज, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक अमाइलेज, इंटेस्टाइन में डाइसेक्राइडेज के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इससे रिलेटेड है कि जो भी आपकी डाइसाइक्राइडेजेज हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो एक्ट करते हैं ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियल सेल। तो ये भी जो अभी आपके डाइसाइक्राइड्स एंजाइम है, जो इंटेस्टाइन की जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक। और जो मैक्सिमम जो एक्टिविटी जो होती है, मैक्सिमम एक्टिविटी जो डाइजेशन होता है वो आपका जेजुनम और प्रॉक्सिमल इलियम में होता है। तो आफ्टर डाइजेशन ये आपका सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट द क्लिनिकल कंडीशन आती है जब कभी कभी हेरिडिटरी डिफेक्ट हो जाए लैक्टेज एंड सुक्रेज, मतलब इंटेस्टाइन में लैक्टेज और सुक्रेज की हेरिडिटरी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या होगा, सुक्रोज और लैक्टोज जो है आपस आगे जो है डाइजेस्ट नहीं होंगे तो माल एब्जॉर्ब नहीं हो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। देयरफॉर हेरिडिटरी डिफेक्ट होने की वजह से देयर इज अ माल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा लैक्टोज और सुक्रोज का, जिसकी वजह से जो स्टूल में पास होंगे और स्टूल जो होगा उसमें फर्मेंटिव होगा, डायरिया, बहुत ही ऑफेंसिव फर्मेंटिव डायरिया करके प्रेजेंट होगा। या फिर जो आपका लैक्टोज और सुक्रोज है आगे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल एक्शन से ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, जिसकी वजह से ब्लोटिंग और फ्लैचुलेंस करके साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब हेरिडिटरी डिफेक्ट नहीं है बट लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, मतलब लैक्टोज या मिल्क कंटेंट कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो पेशेंट को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो स्टूल पास होने लग रहा है, डायरिया होने लग जाता है। इस कंडीशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। और ये क्यों होती है, जब लैक्टेज का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेवल कम हो जाता है और उसके साथ साथ मिल्क का इंटॉलरेंस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो आपका ब्रेक डाउन हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है इन द सिंपलर फॉर्म, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज जो आप इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, देन उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे ब्लड में होता है, कैसे वो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। तो जो भी आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ब्लड में लाने के लिए पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू SGLT1 सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ल्यूमन से एंटीरोसाइट्स में एंटर करते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है ये एक्चुअली इट डज़ नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें कोई एनर्जी डायरेक्टली कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये आपका जो प्रोसेस है उसमें मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जिससे सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ ल्यूमन से एंटीरोसाइट के अंदर आ रहे होते हैं, ये जो है एक्चुअली जो होता है एनर्जी की तो रिलाई पे होता है बट खुद एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता है। ये कपल करता है, SL-T1 कपल किससे करता है, मूवमेंट ऑफ द सोडियम डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सोडियम का मूवमेंट होता है एंटीरोसाइट से आपका ल्यूमेन में, और इसके लिए एंटीरोसाइट से मूवमेंट करके ल्यूमेन में सोडियम जा रहा होता है, उसके लिए एन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है क्योंकि ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है और यहाँ पे आपका कम है, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमको मूव कराना है, सोडियम यहाँ से निकाल के ब्लड में लाना है, जिसके लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके वजह से जो मूवमेंट होता है, सोडियम का जो मूवमेंट होता है उससे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है और उस ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज पंप होने लग जाते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ल्यूमन से जब यहाँ आता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंक्रीज हो जाएगा और ल्यूमन में डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर फर्दर जो है इंटेस्टाइन से ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगी। बट हमें क्योंकि ग्लूकोज की जो एब्जॉर्ब कराना ही है ग्लूकोज को, सो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो एक्टिवली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, मतलब जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंपिंग हुई है उससे जो एनर्जी यूटिलाइज करके
ये सोडियम और ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को ल्यूमेन से अंदर लाते हैं, और इस वजह से ये जो पोटेशियम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है वो आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि ये एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। और ये SGLT जो है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ उसको यूटिलाइज करके सोडियम को और ग्लूकोज को वो एंट्री अंदर करा रहा होता है। तो ये दोनों ही ये स्टेप जो है आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। बट जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब इंटेरोसाइट में आ जाते हैं, यहाँ से ब्लड में जाते हैं, उसके लिए जो है ये जो मूवमेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज गैलेक्टोज कम होता है और एंटेरोसाइट में ज़्यादा होता है। इस वजह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्लूकोज गैलेक्टोज का मूवमेंट होता है थ्रू द ट्रांसपोर्टर विच इज नोन एज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, GLUT2, and this GLUT2 transporter transport glucose from intestine into the blood। और ये जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बट क्योंकि ये फैसिलिटेट हो रहा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू देयरफॉर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। ये तो जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए GLUT2 होता है ट्रांसपोर्टर, जो आपके इंटेस्टाइन के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोज के लिए GLUT5 ट्रांसपोर्टर होता है, जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये प्योरली पैसिव होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें जो है मूवमेंट हो रहा है ग्लूकोज का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो एब्जॉर्प्शन में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, किस लिए? ग्लूकोज गैलेक्टोज को ल्यूमन से आपका एंटीरोसाइट में लाने के लिए, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एंटीरोसाइट से ब्लड में ले जाने के लिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, GLUT2 के प्रेजेंस में होता है। सो जो भी प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है कार्बोहाइड्रेट का, इट इन्वॉल्व्स बोथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और मैक्सिमम जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो आपका जेजिनम एंड अपर इलियम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन? ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से इंक्रीज कराते हैं या फिर डिक्रीज कराते हैं? तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से। एक तो स्टेटस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, हेल्दी है, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और अगर डिजीज है तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। देखो एंटेराइटिस सीलिएक डिजीज में एबनॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड फैक्टर जिस पे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है वो कितना देर तक कार्बोहाइड्रेट म्यूकस मेम्ब्रेन के पास कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो जितना लेस कांटेक्ट में होगा उतना एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। लाइक डायरिया में जिसमें मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेस टाइमिंग मिलेगा कार्बोहाइड्रेट को म्यूकोसा के साथ रहने के लिए, जिसकी वजह से डायरिया की वजह से रेट ऑफ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। या फिर कोई एक्सीजन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कोई भी फिस्टुला बन जाए स्टमक और कोलन के बीच में, गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला बन जाए, ये ऑल फैक्टर्स जो होते हैं ये डिक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड द म्यूकोसा। अनदर जो फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट प्ले करता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए वो है थायराइड होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन जो होता है वो प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसलिए अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है थायरोटॉक्सिकोसिस में तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। और मिक्सिडीमा थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, जब भी थायराइड हार्मोन कम होगा तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो मिक्सिडीमा में एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल एंटीरियर पिट्यूटरी भी अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड को इन्फ्लुएंस करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जितना ज़्यादा थायराइड अच्छा होगा उतनी ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। सिमिलरली तो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर हाइपो है तो हाइपो पिट्यूटरी अगर है, पिट्यूटरिज्म है, तो थायराइड कम होगा तो फॉर्मेशन गेट ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, और हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज होगा।
अनदर जो फैक्टर है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर सोडियम इनसफिशिएंट है बिकॉज ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल एबनॉर्मलिटी, देन इट विल आल्सो लीड टू द डिक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. Lastly, insulin has no effect on glucose absorption from GIT. GIT absorption के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये जो आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दे आर ऑल इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं. सो द मैक्सिमम रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन पर डे पर आवर, सबसे ज़्यादा कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन का, 120 ग्राम पर आवर जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है. देन अगर जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो उसका फेट क्या है, क्या क्या आगे पॉसिबिलिटी है. तो जो भी हम ग्लूकोज डाइट्स में लेते हैं, जो भी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसमें से 5% जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है ग्लाइकोजन एंड इन लिवर एंड मसल्स में. ठीक है, ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है लिवर और मसल्स में. 50 से 60% वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. 30 से 40% जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपका फैट के फॉर्म में डिपोज में हो जाके सबमिट हो जाता है. आई थिंक डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट is easily understood by all of you. Thank you so much.